24 नवंबर 1971 अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश हो रही थी। थैंक्स गिविंग की छुट्टी से ठीक एक दिन पहले का दिन था। दोपहर करीब 4 बजे एक आदमी काउंटर पर पहुंचा। उम्र के मध्य 40 के आसपास, करीब 6 फुट लंबा, गहरी सूट में, काली टाई और काले फ्रेम के चश्मे लगाए हुए। उसने नकद पैसे देकर $20 का एक तरफा टिकट खरीदा। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 305 के लिए पोर्टलैंड से सिएटल। उसने अपना नाम बताया, डैन कूपर। वो बेहद साधारण दिखता था, कोई खास पहचान नहीं, कोई खास निशान। उसे आखिरी कतार की एक आयल सीट दी गई, 18 सी, और वो बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया, यह जाने बिना कि अगले कुछ घंटे अमेरिकी एविएशन इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने वाले हैं। विमान ने दोपहर करीब 2:45 बजे उड़ान भरी। सिर्फ 30 मिनट की छोटी उड़ान। उड़ान भरते ही उस आदमी ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को एक बंद लिफाफा थमाया। फ्लोरेंस ने सोचा शायद यह किसी यात्री का फोन नंबर होगा और बिना खोले ही उसे जेब में रख लिया। उस आदमी ने आगे झुककर शांत आवाज में कहा, मिस, मैं चाहता हूँ आप वो नोट अभी पढ़ें। नोट में लिखा था, मिस, मैं इस विमान को हाईजैक कर रहा हूँ, मेरे पास बम है, मेरे पास बैठिए। फ्लोरेंस ने पूछा, आप मजाक कर रहे हैं ना? उसने जवाब दिया, नहीं मिस, यह असली है। उसने धीरे से अपना ब्रीफ केस खोला। अंदर लाल रंग की छड़ियों का एक बंडल था, आपस में तारों से जुड़ा हुआ, बिल्कुल डायनामाइट जैसा दिखने वाला उपकरण। दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मकलो, सिर्फ 22 साल की, तुरंत कॉकपिट को सूचना देने पहुंची। हम हाईजैक हो रहे हैं। उस आदमी ने अपनी मांगे साफ शब्दों में बताई। $2 लाख नकद, $20 के नोटों में, 4 पैराशूट और सिएटल में एक ईंधन ट्रक। कैप्टन विलियम स्कॉट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल और FBI को सूचित किया, लेकिन $2 लाख नकद और 4 पैराशूट जुटाना वक्त मांगता था, इसलिए विमान घंटों सिएटल के ऊपर चक्कर काटता रहा। यात्रियों को सिर्फ तकनीकी देरी बताते हुए एयरलाइन के अध्यक्ष ने खुद निर्देश दिया कि हाईजैकर की हर मान ली जाए, इस डर से कि कहीं वो सच में बम न फोड़ दे। आखिरकार शाम 5 बजे के आसपास जमीन से एक गाड़ी विमान के पास पहुंची और एक एयरलाइन कर्मचारी ने 4 पैराशूट और वो बैग टीना मकलो के हवाले किया, जिसमें $2 लाख नकद भरे थे। हर नोट का सीरियल नंबर पहले से दर्ज किया जा चुका था। जैसे ही पैसा और पैराशूट विमान में आए, उस आदमी ने 36 यात्रियों और फ्लोरेंस शेफनर को उतरने दिया, लेकिन कैप्टन कोबायलट राताजेक, फ्लाइट इंजीनियर एंडरसन और टीना मकलो को अपने साथ रोक लिया। उसने अगली मांग रखी, विमान को मेक्सिको सिटी ले जाया जाए, कम ऊंचाई और धीमी रफ्तार पर। जब ईंधन की कमी बताई गई तो उसने रीनो जाने पर सहमति दी और यह भी मांगा कि उड़ान से पहले विमान की पिछली सीढ़ी नीचे खुली रहे। बोइंग 727 उस दौर के गिने चुने विमानों में से एक था जिसमें पीछे एक सीढ़ी लगी होती थी। विमान ने रात करीब 7:45 बजे सिएटल से उड़ान भरी। अंधेरे और बारिश भरे आसमान में टीना मकलो को उस आदमी ने पिछली सीढ़ी के निर्देश पढ़ने को कहा और फिर खुद उसे नीचे किया, इस खतरे के साथ कि केबिन में तेज हवा और शोर भर गया। उसने आखिरकार टीना मकलो को भी कॉकपिट में जाकर दरवाजा बंद करने का निर्देश दिया। सिएटल और रीनो के बीच वाशिंगटन राज्य के घने जंगलों के ऊपर रात करीब 8 बजे के कुछ ही बाद कॉकपिट में बैठे तीनों ने महसूस किया कि विमान अचानक हल्का सा हिला, जैसे किसी भारी चीज ने अपना वजन छोड़ दिया हो। उस आदमी ने अपना सूट और टाई पहने हुए $2 लाख नकद पैराशूट की डोरी से बांधकर पीठ पर पैराशूट लगाकर उस खुले दरवाजे से 10,000 फीट की ऊंचाई से अंधेरी बारिश भरी रात में छलांग लगा दी। नीचे था घना अनजान जंगल, कड़कड़ाती ठंड और कोई नहीं जानता था उसकी मंजिल क्या थी। रीनो में जब विमान उतरा वो आदमी वहां नहीं था, सिर्फ उसकी काली क्लिप ऑन टाई सीट पर पड़ी मिली। अगले ही दिन यह खबर पूरे अमेरिका में फैल गई और मीडिया में एक दिलचस्प गलती हुई। टिकट पर लिखे नाम डैन कूपर को एक रिपोर्टर ने गलत सुनकर दी। ये कूपर छाप दिया। यह गलत नाम आज भी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। FBI ने इस केस को नाम दिया नॉर्जे और यह अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी जांचों में से एक बन गई। 5 साल के भीतर 800 से ज्यादा संदिग्धों पर विचार हुआ, लेकिन सिर्फ 2 दर्जन नाम ऐसे बचे जिन्हें पूरी तरह नकारा नहीं जा सका। किसी एक नाम पर कभी पक्का यकीन नहीं बन पाया। 9 साल तक केस पूरी तरह ठंडा पड़ा रहा। फिर 1980 में कोलंबिया नदी के किनारे टीना बार नाम की जगह पर एक 8 साल के लड़के ब्रायन इंदिराम को रेत में खेलते वक्त $20 के पुराने नोटों के 3 बंडल मिले। जमीन में आधे दबे, सड़ गल चुके। सीरियल नंबर जांचने पर साफ हो गया, यह वही पैसा था जो उस हाईजैकर को दिया गया था। यह पहला और आखिरी ठोस भौतिक सबूत था।
लेकिन इसने जवाब देने की बजाय और सवाल खड़े कर दिए। क्या इसका मतलब है वो आदमी छलांग में जिंदा नहीं बच पाया, या उसने जानबूझकर यह पैसा वहां छोड़ा? बाकी लगभग सारा पैसा आज तक कभी नहीं मिला। न कोई और नोट, न पैराशूट, न कोई शरीर, न कोई हड्डी। सैकड़ों संदिग्धों में जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था रिचर्ड मैककॉय जूनियर। कूपर की घटना के सिर्फ 5 महीने बाद अप्रैल 1972 में एक बेहद मिलती जुलती हाईजैकिंग हुई। इस बार अपराधी पकड़ा गया, एक पूर्व सैन्य हेलीकॉप्टर पायलट जिसे 45 साल की सजा मिली। 1974 में मैककॉय जेल से फरार हो गया और 3 महीने बाद एक मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। 2023 में मैककॉय के बच्चों ने दशकों की चुप्पी तोड़ते हुए यह शक जाहिर किया कि शायद उनका पिता ही असली कूपर था, और परिवार के भंडार घर में मिला एक पैराशूट भी दिखाया। लेकिन FBI ने कभी इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। दशकों तक FBI ने हर संभव तरीका आजमाया, नई फोरेंसिक तकनीकों से टाई पर मिले DNA की जांच की, विमान का हर कोना खंगाला, लेकिन कोई निर्णायक जवाब कभी नहीं मिला। आखिरकार 8 जुलाई 2016 को FBI ने आधिकारिक बयान जारी किया कि वो अब इस केस पर सक्रिय रूप से काम नहीं करेगी और सारे सबूत वाशिंगटन DC में ऐतिहासिक दस्तावेजों के तौर पर संभाल कर रख दिए गए। कूपर अमेरिकी विमानन इतिहास का इकलौता ऐसा हाईजैकर बना जो कभी पकड़ा नहीं गया, कभी पहचाना नहीं गया। इस घटना ने अमेरिका में एक सांस्कृतिक जुनून पैदा कर दिया। किताबें लिखी गई, हर साल वाशिंगटन में एक फेस्टिवल आयोजित होता है इसी रहस्य को समर्पित। टीना मकलो, जो उस रात उस आदमी के सबसे करीब बैठी थी, उन्होंने बताया कि वो आदमी कभी हिंसक नहीं लगा, बल्कि अजीब तरह से शांत और नियंत्रित लगा, जैसे उसने अपनी हर हरकत महीनों पहले से सोच रखी हो। वाशिंगटन राज्य के वो घने जंगल जिनके ऊपर से उसने छलांग लगाई थी, आज भी वैसे ही खड़े हैं। कुछ का मानना है वो उसी छलांग में जिंदा नहीं बच पाया। 10,000 फीट की ऊंचाई से कड़कड़ाती ठंड में एक अनजान घने जंगल में उतरना किसी के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता था। दूसरों का मानना है उसने यह सब इतनी बारीकी से सोचा था कि वो सुरक्षित निकल गया, कहीं दूर एक नई पहचान के साथ, बाकी जिंदगी शांति से गुजारते हुए। शायद वो उसी रात उन जंगलों में हमेशा के लिए खो गया, अपने साथ अपना असली नाम और लाखों डॉलर लिए हुए। या शायद वो आज भी कहीं जिंदा है, यह जानते हुए कि वो अकेला इंसान है जो इस अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली का जवाब जानता है। आसमान में उस रात जो हुआ वो हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। कूपर का नाम आज भी उतना ही जिंदा है जितना उस थैंक्सगिविंग की पूर्व संध्या पर था, जब एक साधारण दिखने वाला आदमी एक विमान में चढ़ा और आसमान से हमेशा के लिए गायब हो गया।